सब तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे ना। तो ना अपने क्या कर रहे हैं, 10th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे और आई थिंक 2-1 वीडियो अपनों ने इसकी कर ली थी। फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था और चैप्टर का नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था, रियो डी जेनेरियो समिट के बारे में पढ़ लिया था, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, जो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। एजेंडा 21 के बारे में भी अपनों ने पढ़ लिया था। रिसोर्स प्लानिंग भी अपनों ने करी, कितने टाइप्स, कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, क्यों ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग, ये सब कर लिया था। आज अपने को कहाँ से करना है, आज अपने को करना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। कंजर्वेशन यानी रिसोर्सेज को बचाना, बचा के यूज़ करना, है ना भाई। आपको एक बात बताता हूँ मैं। देखो गांधी जी ने एक बात बोली थी, ये जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है ना, ये ना इंसान का पेट भर सकते हैं पर पेट ही नहीं भर सकते। कहने का मतलब ये है कि ये रिसोर्सेज एक लिमिट में पाए जाते हैं। अब अगर इंसान अपने ज़रूरतों के हिसाब से इसे इस्तेमाल करेगा तो ठीक है, बने रहेंगे और ये हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी काम आएंगे। लेकिन हमने लालच जब कर लिया ना, हमारे मन में जब ग्रीड आ गई कि हमें रिसोर्स अभी यूज़ करने हैं, फिर क्या फ्यूचर में देखा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो गांधी जी ने बोला कि रिसोर्सेज हमारा जो है वो पेट भर सकते हैं, पेट यानी हमारी ज़रूरत भर सकते हैं, पर पेट ही नहीं भर सकते, हमारी तिजोरी नहीं भर सकते। पेटी का मतलब तिजोरी होता है, तो पेट ही नहीं भर सकते, है ना। ये हमारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं बट ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकते। इसी कारण से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन यानी रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें देखो शुरू करते हैं अपने रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या बता रहा है ये, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या कहता है, रिसोर्सेज आर ए वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, है ना। किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट अपने को करना है तो रिसोर्स वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी कंट्री में रिसोर्स बेस अच्छा है तो हाई चांसेस है कि वो कंट्री जो है वो जल्दी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। But irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी कंट्री में रिसोर्स अच्छे खासे मात्रा में पाए जाते हैं पर उसका यूज जो है वो इरेशनल है, सही तरीके से नहीं है। कई बार उसको हम ओवर यूटिलाइज कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, या फिर उसका यूज़ हम सही तरीके से नहीं करते। भाई जिस तरीके से हमें करना चाहिए ना, उस तरीके से हम उस रिसोर्स को नहीं यूज़ कर रहे, तो इससे बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। सोशियो यानी सामाजिक प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक यानी आर्थिक प्रॉब्लम्स आती हैं, और एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण से संबंधित हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। To overcome these problems, resource conservation at the various level is important। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना है, रिसोर्सेज को बचाना है। और वेरियस लेवल, हर एक लेवल पर। क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी चल जाएगा? क्या सिर्फ हम स्टेप उठाएंगे चल जाएगा? नहीं ना। हमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल पर वो योजनाएं, वो पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, उसे बचा सकें। दिस हैड बीन ए मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड द थिंकर्स इन द पास्ट। और यही जो है बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था कि इसके लिए, जो चिंता का टॉपिक था किसके लिए, जो लीडर्स और थिंकर्स के लिए। वो सोचते थे कि रिसोर्सेज बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार बताया गया है कि पेट्रोल अब इतना ही रह गया भारत में कि आगे 50 सालों तक यूज़ हो सकता है। तो इसी कारण से तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते ना। तो हमें कोई ना कोई तो जरिया निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज ए वेरी apt in voicing his concern about resource conservation. These words, there is enough, everybody is need and not for anybody is greed, है ना। गांधी जी ने बोला था कि रिसोर्सेस इतने हैं जो लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, पर इतने नहीं है कि वो लोगों का क्या पूरा कर सके, लालच पूरा कर सके। तो रिसोर्सेज से हमारी सिर्फ नीड फुलफिल होगी पर ग्रीड फुलफिल नहीं होगी, और इसी कारण से रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। अगला टॉपिक है अपना लैंड रिसोर्स का, है ना। अब अलग अलग प्रकार के रिसोर्स पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो आपके सामने ना एक चार्ट दे रखे हैं। इस चार्ट में देखो क्या बताया गया है, 3 कलर दिखाए गए। एक है ब्लू कलर, एक है थोड़ा रेड कलर, और एक है
येलो कलर। हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो प्लेन्स है वो कितने मिलते हैं 43%, ब्लू कलर में क्या दिखाएं 43%। उसके बाद हमारे जो इंडिया में माउंटेन्स कितने मिलते हैं 30%, और हमारे इंडिया में प्लेटूज कितने मिलते हैं 27%। यानी सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में क्या है प्लेन्स है ना। लैंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो लैंड में प्लेन्स भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, और क्या होते हैं प्लेटूज भी होते हैं। तो हमारे इंडिया में 100 में से 43% प्लेन्स हैं, 30% माउंटेन्स हैं, और 27% हमारे पास क्या है प्लेटूज। तो हर एक जगह का रिसोर्सेज बेस भी अलग अलग होगा। वी लिव ऑन ए लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, है ना। हम कहाँ रहते हैं, हम जमीन के ऊपर रहते हैं। हम हमारी सारी सारी आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ करते हैं, जमीन के ऊपर करते हैं, और हम जमीन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ तो ज़्यादातर ज़मीन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, खेती के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन क्या है उपजाऊ है। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो ज़्यादातर ज़मीन क्यों यूज़ होती है, टूरिज़्म के लिए, क्योंकि माउंटेन्स में लोग कहाँ जाते हैं, टूरिज़्म करने जाते हैं। प्लेटूज की बात करें तो ज़्यादातर ज़मीन क्यों यूज़ होती है, माइनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोयला मिलता है, आयरन मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो हर एक जगह की ज़मीन का यूज़ अलग अलग होता है। हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो उस ज़मीन से रिलेटेड होती हैं, उस ज़मीन पर कहाँ क्या यूज़ हो सकता है, हम उस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है डिसाइड करते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारी जो ज़मीन है वो अलग अलग चीज़ों को अलाउ करती है। हमारी ज़मीन पे नेचुरल वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ ज़मीन पे ही पाया जाता है, लैंड पे ही पाया जाता है, ह्यूमन लाइफ ज़मीन पे पाई जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी ले लो सारी की सारी हम लैंड पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लैंड पे चलता है, कम्युनिकेशन सिस्टम लैंड पे चलता है। तो लैंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है रिसोर्स है हमारे लिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स एंड आइलैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर भी तो लैंड है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड कवर करता है। अगर पूरे वर्ल्ड का 100% लैंड है ना तो इंडिया के पास 2.4% लैंड है, और 2.4% लैंड पर भी इंडिया में वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स का क्या मतलब है, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफीज है। जैसे इंडिया में माउंटेन्स मिलते हैं जिसका यूज़ अलग है, इंडिया में प्लेटूज मिलते हैं जिसका यूज़ अलग है, इंडिया में प्लेन्स मिलते हैं जिसका यूज़ अलग है, और इंडिया में आइलैंड्स मिलते हैं जिसका यूज़ अलग है। तो इंडिया में वैरायटी ऑफ क्या है रिलीफ फीचर्स है। About 43% land area is a plain which provides facilities of agriculture and industries, है ना। इंडिया में प्लेन्स कितना है, जैसा कि चार्ट में अभी अपनों ने देखा 43%। और प्लेन्स में ज़्यादातर लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए, इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज के लिए। क्योंकि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज प्लेन एरिया में इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। पहाड़ों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, प्लेटूस में ट्रांसपोर्टेशन उतना ईजी नहीं होगा ना। तो इस कारण से जो इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर हैं वो प्लेन्स एरिया में बनती हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ द सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स, है ना। तो जो माउंटेन एरिया है वो पूरे इंडिया में जो है वो कितना है 30% है, जहाँ पर रिवर्स का फ्लो होता है। रिवर्स के फ्लो से हम बिजली बनाते हैं तो वहाँ से हम यूज़ लेते हैं लैंड को। कई फैसिलिटीज़ टूरिज्म की मिलती हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मिलते हैं अपने को। तो टूरिज्म करना, पर्यटन वगैरह सारे के सारे माउंटेन्स में जाते हैं। कुल्लू, मनाली, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार सारे के सारे कहाँ हैं, माउंटेन्स में हैं, है ना। पहलगाम, पठानकोट सारे के सारे माउंटेन्स में हैं। कश्मीर वैली, है ना, फूलों की घाटी, ये सारे के सारे कहाँ हैं माउंटेन एरिया में। तो 30% हमारे पास माउंटेन्स भी हैं। 21% एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन। इट प्रोसेस रिच रिजर्व इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स। जो 27% हमारा इलाका है वो किसका है, प्लेटू का है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, और बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पर ये ज़मीन यूज़ आती है। तो कहने का मतलब लैंड रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हमारी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लैंड पर ही होती हैं, चाहे किसी प्रकार की हो, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो। और इंडिया में हर एक प्रकार की टोपोग्राफी मिलती है, वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स मिलते हैं, रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 43% हमारे पास क्या है प्लेन्स है, 30% हमारे पास माउंटेन्स है, 27% हमारे पास क्या है प्लेटूज है। और हर एक लैंड का, हर एक टोपोग्राफी का अलग अलग क्या है यूज़ है। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे, ठीक है। अब आगे करें। अगला जो टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन का।
भाई अपने अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा कि लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब अगला है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो इसका यूटिलाइजेशन भी करना पड़ेगा, और यूटिलाइजेशन अपने को ऐसे करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना ध्यान रखें और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो लैंड क्या है, बचा रहे। तो लैंड यूटिलाइजेशन कैसे किया गया है इंडिया में, किन किन पर्पज़ के लिए किया गया है, वो सारे के सारे पर्पज़ हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पॉइंट्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 सारे के सारे लैंड यूटिलाइजेशन के तरीके हैं। इंडिया में किस किस प्रकार से लैंड यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट नंबर पे आप दिख रहे हैं फॉरेस्ट्स, है ना। तो इंडिया में जो लैंड है वो कुछ, मान लो इंडिया में 100% लैंड है, तो उसमें कुछ लैंड पर क्या है, इंडिया में फॉरेस्ट है यानी जंगल है। सेकंड आपको दिख रहा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो किसके लिए अवेलेबल नहीं है, कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां पर खेती नहीं होती। तो खेती नहीं होती तो वो लैंड क्या है, कैसा लैंड होगा, या तो बैरन वेस्टलैंड होगा यानी बंजर भूमि होगी, या लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज होंगी। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया में जितना भी लैंड है उसमें कुछ लैंड पर तो क्या है, जंगल है, और अब कुछ लैंड और है, उस लैंड पर खेती नहीं होती। तो खेती नहीं होती, खेती क्यों नहीं होती, या तो जमीन बंजर है, या यहाँ पर वहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, रोड्स बनी हुई है, फैक्ट्रीज बनी हुई है। उस रोड्स और फैक्ट्रीज बनी हुई है तो खेती कहाँ ही होगी भी, आपके घर के अंदर खेती करते हो आप, किसी बिल्डिंग के अंदर खेती करोगे आप, नहीं ना। तो या तो जमीन बंजर है, या क्या है, वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। तो दो प्रकार की इंडिया में लैंड देखी, एक तो ऐसी लैंड जहाँ पर जंगल है, दूसरा ऐसी लैंड जहाँ पर खेती नहीं होती। अब तीसरे प्रकार की लैंड है द अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड को छोड़कर, फैलो लैंड को हिंदी में बोलते हैं परती भूमि, ठीक है। परमानेंट पास्चर्स, जहां पर क्या है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पास्चर्स बोलते हैं ऐसी जमीन जहां पर क्या है, चारागाह है, जहां पर भेड़ बकरियां या फिर पशु वगैरह चरने आते हैं। या फिर लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहां पर अलग अलग प्रकार के क्या है, ट्री क्रॉप्स है, नॉट इंक्लूडिंग नेट्स ऑन एरिया, नेट्स ऑन एरिया क्या होता है वो लास्ट में करेंगे। या और सी बात कर रहे हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। देखो पहला फॉरेस्ट, सेकंड लैंड फॉर नॉट कल्टीवेशन जहां पर खेती नहीं होती, तीसरी जो है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है जहां पर खेती नहीं हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर कुछ है, जैसे परमानेंट पास्चर्स, या तो घास के मैदान है, या फिर वहां पर ट्री क्रॉप्स हैं, छोटे छोटे जो बाग होते हैं ना, अपनों ने बाग देखते हैं, या छोटे छोटे ट्री क्रॉप्स, झाड़ियां वगैरह, वो चीज़ है मिसलेनियस अलग अलग प्रकार के। या फिर वहां पर कल्चर लेबर वेस्ट लैंड है, यानी ऐसी जमीन जहां पर 5 सालों के लिए खेती नहीं हो रही, खेती हो सकती है लेकिन पिछले 5 सालों से नहीं की गई, है ना। तो पहला फॉरेस्ट, दूसरा जहां पर खेती हो नहीं सकती, तीसरा खेती हो सकती है बट हो नहीं रही, है ना। चौथा क्या है, फैलोलैंड्स, चौथा क्या है, फैलोलैंड्स। फैलोलैंड दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट फैलो, एक अदर देन करंट फैलो, है ना। एक होती है करंट फैलो, एक अदर देन करंट फैलो। फैलोलैंड बोलते हैं जहां पर हाल ही में अभी खेती नहीं हो रही, है ना। करंट फैलो किसे बोलेंगे, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और द लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। और अदर देन करंट फैलो किसे बोलेंगे, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। यानी जो करंट फैलो लैंड होती है उसमें पिछले 1 साल के अंदर से खेती नहीं हुई, और अदर देन करंट फैलो में पिछले 1 से 5 साल के लिए खेती नहीं हुई। यहाँ पर थोड़ा होच पोच है, ध्यान से समझना, मैं वापस समझाता हूँ। पहला फॉरेस्ट, है ना, ऐसी जमीन हमारे पास है जहाँ पर जंगल है। दूसरा ऐसी जमीन हमारे पास है जो बंजर है, जहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती, या जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह है वहाँ पर खेती नहीं हो सकती, है ना। तो दो प्रकार की, तो सीधा आपको पता लग गया कि जंगल है और ऐसी जमीन जहाँ पर खेती नहीं हो सकती। तीसरा जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, एक्सक्लूडिंग फैलोलैंड, फैलोलैंड को छोड़ करके, फैलोलैंड हमारा चौथा टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसी लैंड जहाँ पर या तो ट्री क्रॉप्स है, यहाँ पर, या वहाँ पर चारागाह यानी परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। तो ये तीसरा टॉपिक हो जाता है। चौथा टॉपिक हो जाता है अपने फैलोलैंड का। फैलोलैंड में करंट फैलो आ जाती है और अदर देन करंट फैलो हो जाती है। करंट फैलो यानी जहाँ पर 1 साल से खेती नहीं हो रही, अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल के बीच से खेती नहीं हो रही। तो आपको यहाँ पर 3 टॉपिक याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पड़ता है। तो ये 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं जो आपको यहाँ पर हाईलाइट भी करेंगे, मैं वापस कर देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर कल्चर लेवल वेस्ट लैंड, एक आपको याद रखना है करंट फैलो, एक आपको याद रखना है अदर देन करंट फैलो, और एक आपको याद रखना है
नेट सोन, 4 याद करना है, ठीक है, मैं 3 बोल गया, 4 याद करना है। इन 4 में से ही क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, तो ये चारों चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम शुरू वाले 3 कर लेते हैं, फिर अपने नेट सोन एरिया में आएंगे, ठीक है। अगर मैं शुरू वाले तीनों की बात करूँ ना, तो एक आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, एक आता है करंट फैलो, एक आता है अदर देन करंट फैलो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, कल्चरेबल वेस्टलैंड एक ऐसी लैंड है जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा से खेती नहीं हो रही, यानी 5 साल हो गए खेती नहीं करी, ठीक है, तो वो क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है। करंट फैलो क्या है, जहाँ पर 1 साल से खेती नहीं हो रही। अदर देन करंट फैलो क्या है, 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हो रही, बिल्कुल इजी। कल्चरेबल वेस्टलैंड 5 साल से ज़्यादा से खेती नहीं हो रही। करंट फैलो 1 साल से खेती नहीं हो रही। अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हो रही, यानी एक ऐसी है जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा से खेती नहीं हुई, वो क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। एक ऐसी है जहाँ पर 1 साल से खेती नहीं हुई, वो क्या है, करंट फैलो। एक ऐसी है जहाँ पर 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई, वो क्या है, अदर देन करंट फैलो। तो इस तरीके से आपको ये तीनों क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक आता है वो क्या आता है, नेट सोन एरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। At the physical extent of the land on which the crops are sown, harvested is known as the net sown area. As sown more than the one in an agriculture year, pulse net sown area is known as the gross crop area. है ना। तो नेट सोन एरिया क्या है, नेट सोन एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर एक साल में उस देश में जितने एरिया पर फसल लगाई जाती है, काटी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो आपको इतना याद रखना, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन विच क्रॉप्स एंड सोन एंड हार्वेस्टिंग इज नोन एज द नेट सोन एरिया। एक ऐसा एरिया जहाँ पर फसलें काटी और लगाई जाती हैं एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लैंड यूटिलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। फॉरेस्ट क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कौन सी लैंड होती है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी होती है, फैलो लैंड कौन सी होती है, और नेट सोन एरिया कौन सा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखे है ना। इस डायग्राम में ना आपको दो चीज़ें दिखाई गई हैं। जो आपके इधर वाला डायग्राम है ना, जनरल लैंड यूज कैटेगरीज, ये है 1960 से 61 का, यानी 1960-61 का है डायग्राम, ठीक है। और ये वाला है 1920 का। ये आपको दो डायग्राम इसलिए दिखा रखे हैं कि आपको कंपैरिजन करवाना चाहता है कि कंपैरिजन क्या है, किस हिसाब का कंपैरिजन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपको बड़ा ही कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो ये देखो, एक सेकेंड बड़ा ही कर देते हैं इसको, है ना। अब देखो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर देखो जो चार्ट है ना, एक तो ये वाला चार्ट 60-61 का चार्ट, ठीक है, और एक ये 60-61 का चार्ट और एक 1920 का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दो पाई चार्ट दे रखे हैं, है ना। सबसे पहले तो सबसे ये बड़े वाले पे चलते हैं अपने, ये जो ग्रीन एरिया दिखा रहा है आपको, यहाँ पर 45.26% और यहाँ पर 45.64%। ग्रीन एरिया क्या दिखाता है, ये नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का एरिया दिखाता है, ऐसा लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुको, ये डार्क ग्रीन है, अपना जो ग्रीन है वो जो 45 वाला है वो दिखाता है नेट सोन एरिया। क्या दिखाता है, नेट सोन एरिया। तो इंडिया में 60-61 में 45.26% भूमि ऐसी थी, लैंड ऐसी थी जहाँ पर फसलें बोई और काटी जाती थी, और 1920 की बात करें तो 45.64% है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, नेट सोन एरिया लगभग 45% के आसपास बना हुआ है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा एरिया उतना बना हुआ है, कौन सा एरिया में कमी आई है, कौन सा एरिया बढ़ गया। तो सबसे पहले नेट सोन एरिया की बात करें, वो उतना ही है, वो बढ़ा या घटा नहीं है। उसके बाद अगर अपने बात करें इंडिया में फॉरेस्ट्स की बात करते हैं, है ना। फॉरेस्ट आपको डार्क ब्लू कलर में दिखा रखा है, यानी 18.11% और यहाँ 23.41%। तो इंडिया में देखा जाए तो फॉरेस्ट की जो संख्या है वो पहले से बड़ी है ना। यानी 60-61 में हमारे पास जो फॉरेस्ट थे वो थे 18.11%, यानी 11%, और अब जो हमारे पास 1920 में फॉरेस्ट की मात्रा कितनी है या फिर क्वांटिटी कितनी है, 23.41%, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, रेड कलर में अपने को दिखा रखा है बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, है ना, यानी बंजर भूमि, ऐसी भूमि जहाँ खेती नहीं होती। पहले हमारे पास 12.01% थी, अब हमारे पास 5.40% है। यहाँ पर इतनी कमी देखने को मिली है, यानी बंजर भूमि ऐसी जमीन जहाँ खेती होती नहीं है। पहले हमारे पास वो 12% थी, अब हमारे पास 5% के आसपास है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं। अब कोई बिल्डिंग, फैक्ट्री या घर मकान खेतों में तो बनाएगा नहीं ना, या खेत को बना करके जहाँ पर खेती होती है, इतनी बढ़िया ज़मीन है, उसको क्यों ख़राब करेंगे। तो हम खेत, इंडस्ट्रीज़, मकान, बिल्डिंग्स वगैरह उन ज़मीन को प्रेफर करते हैं जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर खेती वेती हो ही नहीं सकती। तो इसी कारण से जो ऐसी लैंड है जिसका नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में यूज़ हो रहा है, यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती, वहाँ पर हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, फिर अगर अपने बात करें, ठीक है, बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, इसी कारण से वहाँ कमी आई है। फिर अगर अपने बात करें एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, है ना, ऐसा एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, पहले 4.95% था, अब हमारे पास कितना है, 9.06%। क्योंकि देखो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का एरिया भी बढ़ेगा, है ना। अब इंडिया में जो खेती हो रही है, तो खेती से भी लोग अलग अलग जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं, सारे अब किसान तो नहीं बनते, किसान का बेटा जरूर थोड़ी किसान बनेगा। तो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का जो लैंड एरिया है वो भी इंडिया में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई बैरन और वेस्ट लैंड इसलिए घटी है क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस यानी अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो कुछ और हो रहा है ना, कुछ और चीज़ें बन रही हैं, तो इस कारण से भी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की जो लैंड्स हैं वो भी क्या है, बड़ी है। उसके बाद अपने बात करें परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जो चारागाह होते हैं उनका परसेंटेज क्या रहा है। देखो 4.71% था पहले, और हल्का से इसको कम हो गया, ये हल्का सा क्या हो गया, ये 3.42% हो गया। तो ज़्यादा कमी नहीं आई, 1-आधे% की कमी आई है, चारागाह हमारे यहाँ घटे क्योंकि अदर चीज़ों में लैंड यूज हो रहा है। अगला आता है एरिया अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, है ना, अलग अलग झाड़ियों वाला एरिया। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना, 1.5% के आसपास था, अब 1.2% है। कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करें, है ना, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड किसे बोलते हैं, जहाँ पर 5 सालों से ज़्यादा के लिए खेती नहीं हुई है। अभी अपने पढ़ के आए कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी होती है, जहाँ पर 5 सालों से ज़्यादा से खेती नहीं हुई है। तो पहले 6.23% थी, अब हमारे पास कितनी है, 3.90%। यानी अब ऐसी ज़मीनें हमारे पास कम है जहाँ पर 5 सालों से ज़्यादा से खेती नहीं हुई है। तो पहले हमारे पास ना एक कल्टीवेशन होती थी जिसे बोलते थे झूमिंग कल्टीवेशन। तो झूमिंग कल्टीवेशन में वो क्या करते थे कि एक ज़मीन के हिस्से को जलाते थे, मतलब ज़मीन पे जो झाड़ियाँ बढ़िया है उसको जलाते थे, और वहाँ पर जितना भी जो बचता था, बचा कुचा जो होता था, उसको खाद के रूप में यूज़ करें, वहाँ खेती करते थे। जब ज़मीन अनफर्टाइल हो जाती थी, उपजाऊपन खत्म हो जाता था, तो उसको खाली छोड़ देते थे, 5-6 साल तक पड़ी रहती थी, उसके बाद वापस वहाँ आके खेती करते थे। अब झूमिंग कल्टीवेशन इतनी रही नहीं ना, वो तो पुराना मेथड हो गया। अब मॉडर्न फार्मिंग है, तो अब 5 सालों के लिए ज़मीन कोई खाली छोड़ता ही नहीं है, 1 या 2 साल के लिए छोड़ता है। इसी कारण से जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है उसमें कमी आई है। यानी कल्चरेबल जो वेस्टलैंड है वो कौन सी ज़मीन होती है, जहाँ पर 5 सालों से खेती नहीं हो रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन 5 सालों के लिए ज़मीन खाली छोड़ेगा, नहीं छोड़ता, तो इस कारण से उसमें भी क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, उसके बाद देखो फैलो अदर देन करंट फैलो, ऐसी ज़मीन जहाँ 1 से 5 साल के लिए खेती नहीं हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, कमी आनी चाहिए, बट लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, जो है फैक्ट है वही है ना। करंट फैलो जहाँ पर 1 साल से कम के लिए खेती नहीं हुई है, वो 3.73% से थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि 1 साल तो कोई खाली छोड़ ही देता है, तो 4.49% है। तो ये आपको क्या है कि एक डायग्राम से बताया गया है कि चेंजेस क्या है। 60-61 में हमारा लैंड यूज़ क्या होता था और 1920 में लैंड यूज़ क्या होता है। तो इसको एक बार समझ के कर लेना, कोई ज़्यादा इसमें हेक्टिक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज अपने यहीं तक करेंगे, उम्मीद है समझ आया होगा। कोई किसी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट करिए, है ना, समझाने में कोई इशू है, कोई भी इशू है तो अपने ये धीरे धीरे क्लास आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।